देखेंगे बंगाल के बारे में। द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे हुआ। एज वी सा एट द आउटसेट, वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। एज वी सा, जैसा कि हमने अभी देखा, एट द आउटसेट, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम पर वहाँ के जो आइडेंटिफाई इट मीन जो निवासी हैं रीजन्स के, इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन, जो लैंग्वेज बोलते हैं उनके बेस पे हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं कि कोई मराठी बोल रहे हैं तो महाराष्ट्र से होगा, बंगाली बोल रहे हैं बंगाल से होगा, राजस्थानी बोल रहे हैं राजस्थान से होगा, हरियाणवी बोल रहे हैं हरियाणा से होगा, मारवाड़ी इट मीन्स जोधपुर राजस्थान। तो आप उसकी लैंग्वेज के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अक्सर। सो वी अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोकन बंगाली, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते हैं। However, फिर भी what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit text mid first millennium BCE suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic language. किंतु ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि आज जो बंगाली लैंग्वेज है वो संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। इट मीन संस्कृत सबसे ओल्डर लैंग्वेज है, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। मोस्टली लैंग्वेज वहीं से निकली है। जो प्रारंभिक BCE होता है, बिफोर BCE क्रस्ट एरिया, इट मीन जो ईसा मसीह, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग में संस्कृत ग्रंथों के उनके अध्ययन करने से, ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ने से हमें पता चलता है कि बंगाल के जो पीपल हैं, लोग डिड नॉट स्पीक, वो बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर इस नई भाषा का विकास कैसे हुआ? हाउ देन डिड लैंग्वेज अमॉन्ग, इट मीन्स नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? क्योंकि हमें पता लगा है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि वो तो संस्कृत वाली भाषा बोलते ही नहीं थे, बट बंगाली संस्कृत से ही निकली है। तो नई भाषा आई कहाँ से? फ्रॉम द 4th-3rd centuries BCE बिफोर क्रिस्ट एरिया, ईसा मसीह पूर्व 4th-3rd century, ईसा पूर्व 4th-3rd सेंचुरीज में कमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध। मगध इट मीन साउथ बिहार। ईसा पूर्व 4th-3rd शताब्दी में बंगाल और जो मगध है इट मीन दक्षिण बिहार के बीच में क्या हुआ? हैव लेड टू ग्रोविंग क्या? इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, इट मीन्स इनके ट्रेड के संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संस्कृत के ऊपर प्रभाव बढ़ता गया। ड्यूरिंग द 4th century द गुप्ता रूलर्स, गुप्त रूलर आपने पढ़ा ना, चंद्रगुप्त, देन समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बहुत ज़्यादा गुप्त रूलर्स आए थे। तो 4th सेंचुरी के टाइम पे गुप्त रूलर्स इस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मण्स इन दिस एरिया। जो मुगल गुप्त वंशीय शासक थे उन्होंने उत्तरी बंगाल पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक नियंत्रण इस्टेब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया, और वहाँ ब्राह्मणों को उन्होंने सेटल करना, बसाना शुरू कर दिया गुप्तों ने। Thus the linguistic and cultural influence from the mid गंगा वैली बिकम स्ट्रोंगर। इसी कारण वहाँ पे गंगा की जो मध्य घाटी है उसमें भाषाई और जो कल्चर, जो सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस था वो बहुत अधिक प्रबल हो गए थे, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए थे। इन द 7th century द चाइनीज ट्रेवल, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री आया ह्वेनसांग ऑब्जर्व दैट लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूजुअल ओवर बंगाल, जिसने ये ऑब्जर्व किया कि बंगाल में हर जगह संस्कृत से रिलेटेड ही लैंग्वेजेस का प्रयोग हो रहा था। फॉर द 8th century, 8वीं शताब्दी में बंगाल बिकम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अंडर द पाल। पाल भी एक डायनेस्टी है, जैसे गुप्त डायनेस्टी है वैसे पाल, चोर, चेल ये भी डायनेस्टी हैं। तो पाल शासकों के अंदर पाल शासकों के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो रहा था। बिटवीन द 14th and 16th centuries, बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान्स वो वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली। 14वीं से 16वीं सेंचुरीज के बीच में बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। मिड सेंचुरी सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक, बहुत ज़्यादा लोधी आए थे वहाँ पे, ठीक है, अलग अलग डायनेस्टीज आई थी सुल्तानों में, उनको सुल्तान कहा जाता था ना कि रूलर कहा जाता था मिड सेंचुरीज में, ठीक है, ओके।
फिर उनमें से जैसे ही सुल्तान ख़त्म हुए फिर आया था बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, फिर बाबर की एंट्री हुई थी। इट मीन्स मुग़लों की एंट्री हुई थी। उससे पहले अलग अलग सुल्तान रहते थे। ओके, लोदी रहते थे, फिरोज शाह लोदी, मोहम्मद और भी हैं इब्राहिम लोदी, तुगलक भी रहते थे। तुगलकों से पहले जैसे आपने इल्तुतमिश का नाम सुना हो, तो ऐबक अलग अलग रहते थे, उनको सुल्तान कहा जाता था। तो इट मीन्स 14 से 16 शताब्दियों के बीच में बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। जो दिल्ली में स्थित जो रूलर्स थे वो स्वतंत्र थे, उनसे स्वतंत्र थे ये सब। इन 1586 वैन अकबर कॉन्क्वेर्ड बंगाल, 1586 में जब अकबर ने बंगाल को कॉन्क्वेर जीता, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा। इसको क्या बना दिया गया? सूबा, एक प्रांत बना दिया गया। वाइल पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, और वहाँ के प्रशासन की भाषा क्या बना दी थी? फारसी। और बंगाली डेवलप्ड एज ए रीजनल लैंग्वेज, और बंगाली को एक रीजनल क्षेत्रीय भाषा के रूप में वहाँ पे विकसित हो रही थी। In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region, known as West Bengal. In fact, वास्तव में 15th सेंचुरी तक आते आते जो और भाषाएं डायलेक्ट्स थी, वो आते आते सब एक बंगाली ग्रुप बना लिया उन्होंने, बंगाली समूह बना लिए सब डायलेक्ट्स बोलियों ने। और जो लैंग्वेज थी, उन्होंने भाषाएं जो बोली जा रही थी, एक बंगाली समूह बना लिया, और एक यूनिटी कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज, एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा ये एक हो गए। ठीक है, यूनाइटेड हो गए ये। इट मीन सब एक साथ आ गए और एक अपनी भाषा इन्होंने बना ली। और ये कौन सी कही गई इसको? यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी। इट मीन्स उस क्षेत्र में वेस्ट में बोली जा रही थी, तो इसको क्या नाम दे दिया गया? अब पश्चिम बंगाल उसको कहा जाता है। ऑल्दो बंगाली इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत, बंगाली का उद्भव भी संस्कृत से ही हुआ है। इट पास थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, और यह भी अपने इन्होंने जो इसका जो क्रम था डेवलपमेंट की, ये भी एक अनेक अवस्थाओं से स्टेज से गुजरी है ये लैंग्वेज। ऑल्सो अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स, इसके अलावा जो नॉन संस्कृत गैर संस्कृत शब्दों का भी एक विशाल शब्द भंडार है। डिराइव फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैव बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। जो जनजातीय भाषाएं हैं, फारसी हैं, यूरोपीय भाषाओं के साथ साथ अनेक हमें ऐसे रिसोर्सेज प्राप्त हुए हैं जिससे आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा ये सब बन गया है। अर्ली बंगाली लिटरेट में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। बंगाल का जो प्रारंभिक लिटरेचर है, साहित्य है, उसको 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, 2 कैटेगरीज में। वन इंडेप्टेड टू संस्कृत, एक जो संस्कृत की इंडेप्टेड ऋणी होता है ना, एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट, और दूसरी उससे स्वतंत्र है। इट मीन्स एक संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे फ्री है। द फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशंस ऑफ द संस्कृत एपिक्स, जो पहली है जो इसकी ऋणी है उसमें संस्कृत के जो एपिक्स महाकाव्य के अनुवाद है, जिसको द मंगल काव्यास लिटरेरी ऑस्पियस पोइम्स डीलिंग विद लोकल डाइटीज। मंगल काव्य, इसको हम क्या कहेंगे? लिटरेरी शाब्दिक अर्थों में शुभ, ठीक है, जो कि वहाँ के लोकल डाइटीज जो स्थानीय देवी देवता से संबंधित है। एंड भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा, द लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट। और भक्ति साहित्य जैसे जो गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता थे श्री चैतन्य देव, उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनियाँ आदि शामिल है। इट मीन्स फर्स्ट में ये है, फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड इंक्लूड्स नाच लिटरेचर सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मायामती एंड गोपी चंद्र के गीत हैं इसमें। स्टोरीज कंकरिंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बैलेट्स। और जो दूसरी श्रेणी है उसमें नाच साहित्य शामिल है, जिसमें मैनापति और गोपी चंद्र के सॉन्ग्स गीत है, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित स्टोरीज हैं, परी कथाएं फोक टेल्स हैं, फेरी टेल्स हैं, ओके, और फोक टेल्स लोक कथाएं हैं, और बैलेट्स होते हैं गाथा गीत। ये सब रिलेटेड है सेकंड कैटेगरीज में। हमने 2 कैटेगरीज यहाँ पे देखी है। द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी आर इजियर टू डेट। जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें हमने देखा था क्या था, फर्स्ट कैटेगरी में जो मंगल काव्य थे, गौड़ीय वैष्णव के नेता की बायोग्राफीज थी, वो आर इजियर टू डेट। उनको डेट के अकॉर्डिंग, उनका डेट के अकॉर्डिंग मतलब काल का निर्धारण करना ईजी था। एज सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड इंडिकेटिंग दैट दे आर कंपोज बिटवीन द लेट 15th एंड मिड 18th सेंचुरी। क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट हमें पाई गई हैं
जिसमें यह दिखाया गया है कि उनकी जो रचना है, उनकी जो कंपोज किया गया उनको 15वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में और 18वीं शताब्दी के मिड में, वो सब मध्यभाग के बीच में उनकी की गई थी रचना, कंपोज किया गया था उनको। Those belonging to the second category circulated orally and cannot be precisely dated। और जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें हमने गोपी चंद्र के गीत देखे थे, फोक डांस, फोक फेरी टेल्स वगैरह, तो जो सेकंड कैटेगरी है वो ओरली मौखिक रूप से कही और सुनी जाती थी, इसलिए उनका डेट हमें उनकी डेट हमें सही से नहीं पता चलती कब उनको कंपोज किया गया। दे वर पार्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल, और ये खास तौर पर पूर्वी बंगाल में पॉपुलर थी। वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वर रिलेटिवली वीक, जहाँ पे ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत ही कम था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।